सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माय इग्नू सॉल्यूशन में। और आज हम देखेंगे बीपीएससी 102 संवैधानिक सरकार और भारत में लोकतंत्र, जिसका यूनिट 5 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। सो फर्स्टली स्टूडेंट्स, हम ये जान लेते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो क्लियर करेंगे। तो पहला टॉपिक है प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति, नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन और नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन, नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल अधिकार, एक तुलना। तो ये पांचों ही टॉपिक्स स्टूडेंट्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो पहला है प्रस्तावना। इसमें हम जानेंगे कि नीति निर्देशक सिद्धांत का अर्थ क्या है। ठीक है, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है। इनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक विकास प्राप्त करना है, सभी वर्गों के लिए एक समानतापूर्वक समाज की स्थापना हो सके। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार नीति निर्देशक सिद्धांत संवैधानिक लक्ष्यों को हासिल करने में सहायक है तथा सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करने में सहायक है। यानी कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो संविधान के चौथे भाग में और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में इनका वर्णन किया गया है। और इनका जो मेन उद्देश्य है वो है सामाजिक और आर्थिक विकास करना। ठीक है, वो भी सभी वर्गों का, चाहे वो किसी धर्म का क्यों ना हो। तो ग्रीनविल ऑस्टिन जो थे, उनका कहना ये है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनका जो संवैधानिक लक्ष्य है, ठीक है, उनको हासिल करना है तथा सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक को न्याय प्रदान करना है। यानी कि जो भी समाज से लेकर, आर्थिक को लेकर, राजनीतिक को लेकर जो भी अन्याय होते हैं उनको न्याय देना। तो उसमें नीति निर्देशक को सहायक देना ही है। ठीक है, अगर हम मेन चीज में कहें तो नीति निर्देशक सिद्धांत एक तरह से राज्य में ही होते हैं। ठीक है, इनका जो मेन उद्देश्य होता है वो राज्य का विकास करने के लिए ही होता है। आगे देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति। ठीक है, अब इसमें हम ये जानेंगे कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इनका विचार आया। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति कराची प्रस्ताव के बाद हुई थी और 1920 में भारत में सामाजिक व राष्ट्रीय विचारों के प्रादुर्भाव के कारण हुई थी। जैसे कि आपने सप्रू रिपोर्ट में अधिकारों के 2 भागों में बांटने का सुझाव दिया था, यानी कि न्यायोचित और दूसरा था गैर न्यायोचित। न्यायोचित का मतलब होता है सरकार के द्वारा न्याय करना। ठीक है, तो न्यायोचित का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति से, किसी नागरिक से उसके मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं तो सरकार उसको दंड दे सकती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति से उसके नीति निर्देशक सिद्धांत छीने जा रहे हैं तो उसमें सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, ना तो न्यायालय कुछ कर सकता। तो इसलिए नीति निर्देशक सिद्धांतों को गैर न्यायोचित कहा जाता है। यहाँ तक कि अधिकारों की उप समिति ने भी इन सुझावों को सहमति दी थी। भारत में नीति निर्देशक सिद्धांतों पर चर्चा के समय समाज में सामाजिक और आर्थिक विकास के प्रावधानों को शामिल करने में राज्य की भूमिका को महत्वपूर्ण योगदान था। ये कहा गया भारत में कि जो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो कौन निभाएगा? राज्य। यानी कि राज्य में जो मंत्री होगा, ठीक है, केवल वही अपने राज्य का विकास करेगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं क्योंकि केवल वहीं का राज्य का ही मंत्री राज्य का विकास करेगा, तो एक तरह से राज्य की ही महत्वपूर्ण भूमिका है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगर हम ये बात करें कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कहाँ से आए, तो आयरलैंड के संविधान, ठीक है, वहां से इनको लिया गया है। ग्रेनविल ऑस्टिन के शब्दों में उन्होंने संविधान सभा के ज्यादातर सदस्यों को संविधान में शामिल करने को प्रभावित किया। ग्रेनविल जो ऑस्टिन थे उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि संविधान सभा में ज्यादातर सदस्य क्या थे? संविधान में शामिल थे, क्योंकि ज्यादातर अगर संविधान में ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा विचार मिलेंगे और बहुत ही अच्छा हमारा संविधान बनके तैयार होगा। ये प्रावधान लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण थे। तो ये जो प्रावधान थे नीति निर्देशक, ये जो प्रावधान थे, इनका जो मेन उद्देश्य था वो था समाज में जो लोग रह रहे हैं उनका सामाजिक से, आर्थिक से और राजनीतिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इनको माना गया।
काफी गंभीर चर्चा के बाद संविधान सभा ने इन्हें संविधान के भाग 4 में शामिल कर लिया। यानी कि ये जो राज्य जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, बहुत ही चर्चा के बाद, बहुत ही लंबी प्रक्रिया के बाद इन सिद्धांतों को संविधान में अपना लिया गया और इसको चौथे भाग में डाल दिया गया। फिर आता है दुर्गा दास बासु ने, ठीक है, ये भी एक विचारक, दुर्गा दास बासु ने इन सिद्धांतों को 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, तो प्रथम जो था उन्होंने बताया कुछ ऐसे आदर्श जिन्हें संविधान सभा के सदस्यों ने महसूस किया कि इन्हें हासिल किया जा सकता है। यानी कि एक तरह से नीति निर्देशक सिद्धांत उन्होंने ये बताया कि एक ऐसा आदर्श है जिससे संविधान सभा के जो सदस्य हैं उन्होंने खुद महसूस किया कि इनको हम बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हैं। ये आदर्श मुख्य रूप से आर्थिक थे। दूसरा, कुछ निर्देश विधायिका कार्यपालिका के लिए ताकि वे अपने अधिकारों का उपयोग ठीक से कर सके। तो इनका जो मेन उद्देश्य ये था कि जो विधायिका और कार्यपालिका है वो ठीक ढंग से अपने अधिकारों का भी उपयोग कर सके। तीसरा, नागरिकों के अधिकारों के लिए, अर्थात ये मूल अधिकारों से अलग है जिन्हें न्यायालय भी लागू नहीं कर सकती, लेकिन इन्हें राज्य द्वारा विधायक प्रशासनिक नीतियां से ही लागू किया जा सकता है। तो मैंने जैसे आपको बताया जो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो केवल अपने राज्य में ही होते हैं। हर अलग अलग राज्य के अलग अलग सिद्धांत हैं, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं जो मूल अधिकार हैं वो नीति निर्देशक से बहुत ही अलग हैं। वो ऐसे अलग हैं, अगर मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति से छीने जा रहे हैं तो उनको न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी राज्य की सरकार उनको नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं दे रही है, ठीक है, अगर लागू नहीं कर रही है तो उसको न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये केवल और राज्य ही इनको लागू कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों को न्यायालय भी लागू कर सकती है अगर किसी नागरिक से उसके अधिकार छीने जा रहे हो तो। फिर आता है नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन। तो संशोधन का मैंने आपको अर्थ बताया था, चेंजेस करना। अगर हमें संविधान में किसी भी सिद्धांत को बदलना है तो उसको हम कहते हैं संशोधन करना। अब बात करें नीति निर्देशक सिद्धांतों में कैसे संशोधन हुआ वो देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ नए प्रतिमान जोड़े गए हैं। संविधान संशोधन के माध्यम से इन सिद्धांतों को और अधिक समाज कल्याण की नीतियों को शामिल करने में सहायता मिली। यानी कि जब इन सिद्धांतों को जोड़ा गया, ठीक है, संविधान में, तो इनसे समाज का कल्याण और समाज के विकास को बढ़ाने के लिए बहुत ही सहायता मिली और राज्य को एक राइट मिली है कि भाई आप कैसे अपने राज्य का विकास कर सकते हैं। 42वें संशोधन 1976 के तहत ये विषय जोड़ा गया ताकि राज्य बच्चों के स्वास्थ्य में विकास कर सके। 42वां जो संशोधन हुआ 1976 में, उसके तहत ये नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में जोड़ा गया और राज्य बच्चों के स्वास्थ्य में विकास कर सके, क्योंकि जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य में विकास कर सके। और अनुच्छेद 39 गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करा सके। अक्सर आपने ये देखा होगा स्टूडेंट्स के, जो अमीर व्यक्ति होता है उसको तो न्याय मिल जाता है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसको जल्दी से न्याय नहीं मिल पाता। उसको बहुत ही आना जाना पड़ता है, बहुत ही घूमना फिरना पड़ता है, बहुत ही उनको तकलीफ होती है। तो अनुच्छेद 39 के अनुसार सभी गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई गई है ताकि समान न्याय हो, ताकि इक्वल न्याय हो। ऐसा नहीं कि अगर अमीर है तो उसको जल्दी न्याय मिल गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस अनुच्छेद के द्वारा सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलेगा और समान न्याय भी मिलेगा। अनुच्छेद 39A उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। तो अनुच्छेद 39A में ये कहा गया है कि जो उद्योग है, ठीक है, उनका जो प्रबंधन है तो उसमें मजदूरों की भागीदारी, जो मजदूर है वो शामिल होंगे। अनुच्छेद 43A पर्यावरण की सुरक्षा, वनों एवं जंगलों जीवन की सुरक्षा। और जो अनुच्छेद 43 है उसमें ये बोला गया है कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, वनों एवं जंगल के जीवन की सुरक्षा करनी है। अनुच्छेद 48A 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में अनुच्छेद 38 को जोड़ा गया। तो 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में अनुच्छेद 38 को जोड़ा गया, जिसमें राज्य को आय की असमानता को कम करना, पद तथा सुविधाओं एवं स्तरों को बढ़ाने का कार्य करना शामिल था। 2002 में
86वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 39 के विषय में भी संशोधन किया गया। यानी कि 2002 में जो 86वां जो संशोधन किया गया अनुच्छेद 39 के विषय में क्यों हुआ ये, ठीक है, 2002 में, जिसमें राज्यों को सभी बच्चों की देखभाल करना तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था करना। तो ये जो अनुच्छेद जो 39 था, इसमें ये बोला गया कि जो 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जाए, ठीक है, उनकी शिक्षा का प्रबंध करना, उनकी व्यवस्था करना तथा शिक्षा मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया। 2011 में 97वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 40 को जोड़ा गया, जिसमें राज्यों को रंगों का निर्माण, स्वायत्त संस्थाओं के कार्यों तथा व्यवहारिक प्रबंध संस्थानों के नियंत्रण को बढ़ाने की बात कही गई। फिर आता है आपका नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्र एवं राज्य सरकारों ने इन सिद्धांतों के अनुसार कार्य किया। यानी कि स्टूडेंट, जब हमें हमारे देश को आज़ादी मिल गई तो ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे इन्हीं को देख के राज्य सरकार ने कार्य किया तथा कई प्रकार की योजनाएं एवं कार्यक्रम भी लागू किए एवं कई प्रकार की आयोगों का भी गठन किया। यानी कि इन राज्य सिद्धांतों को लेकर ही राज्य की सरकारों ने बहुत सारी योजनाएं बनाई, बहुत सारे कार्यक्रम किए और बहुत सारे आयोग भी बनाए जिससे समाज का विकास हो। योजना आयोग जैसे नीति आयोग हो गया, ठीक है, नीति आयोग भी बनाया गया, पंचवर्षीय योजना बनाई गई, ठीक है, जिसके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक न्याय असमानता लाने का प्रयास करती रही। बात करें पंचवर्षीय योजना वो होती है कि आने वाले 5 सालों के लिए सरकार को क्या करना है, ठीक है। तो हमारे राज्य ने पंचवर्षीय योजना को भी अपनाया, जिससे उनको ये पता लग जाए कि आने वाले 5 सालों में हमें हमारे राज्य में किस किस चीज़ का विकास करना है, कौन कौन सी योजनाएं बनानी है और किस किस चीज़ों पे हमें काम करना है। कई राज्यों में भूमि सुधार लागू किया गया, जिससे जमींदार तथा प्रथा को खत्म किया गया। काश्तकारी व्यवस्था सुधार भी किया गया, भूमि पर कब्जे का समाप्त कर दिया गया। जैसे पहले क्या होता था, उच्च जाति के लोग भूमि पर कब्जा कर लेते थे, ठीक है, उसको भी समाप्त किया गया। सामूहिक खेती जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत हुई, ठीक है, जिसने ग्रामीण समाज में कृषि असमानता को दूर किया। तो ये देखिए, ये नीति निर्देशक सिद्धांतों से ही हमारे राज्य की सरकारों ने, ठीक है, इतने सारे कार्यक्रम करे, इतनी सारी योजनाएं बनाई जिससे लोगों का ही विकास हो। सरकार ने वंचितों के लिए कई प्रकार के कदम उठाए, इनमें गरीबों के हितों की रक्षा करना भी शामिल था, ठीक है। सरकार ने जो वंचित लोग थे, ठीक है, जो पिछड़ा वर्ग था, जिनको ये पता ही नहीं कि हमारे अधिकार क्या है, उनके हितों और उनकी गरीबी को देखकर भी कुछ सिद्धांत बनाए और कुछ योजनाएं भी बनाई। जैसे मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी देना। जैसे क्या होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है उसको उसके काम के हिसाब से उसको मजदूरी नहीं मिलती, ठीक है, और कहीं कई जगह तो उनको बिल्कुल ही मजदूरी नहीं देते, तो उसको भी समाप्त किया गया। ठेके पर मजदूरों की रक्षा करना, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, बाल पोषण को समाप्त करना। बाल पोषण यानी कि बच्चों का जो शोषण होता है काम के वक्त, जैसे छोटे छोटे बच्चों को कारखानों में फैक्ट्री पे लगा देते हैं, तो उस बाल शोषण को भी समाप्त करा गया। बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना तथा उद्योगी विवादों का निपटारा करना इत्यादि शामिल थे। तो ये सारी योजनाएं नीति निर्देशक सिद्धांतों ने अपने इन सिद्धांतों के द्वारा अपने राज्य में अपनाई, जिनसे राज्य और समाज का विकास हुआ। महिलाओं की सहायता के लिए भी इन्होंने बहुत सारे कदम उठाए। समान मजदूरी तथा महिलाओं के हितों की रक्षा करना, ठीक है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा समाज में जो महिलाओं को लेके बहुत ही भेदभाव होता था, उनकी रक्षा के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए सरकार ने वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए भी कानून बनाया तथा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए केंद्र और 47 राज्य प्रदूषण बोर्ड को भी स्थापना की। यानी कि उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और 47 राज्यों में प्रदूषण बोर्ड को भी अपनाया, जिससे हमारे पर्यावरण को भी उनकी सुरक्षा हो और एक व्यक्ति एक अच्छा जीवन और स्वस्थ जीवन जी सके। सरकार ने खादी एवं ग्राम उद्योग मंडल की भी नीति निर्देशक सिद्धांत का गठन किया तथा सूती उद्योग के विकास के लिए हैंडलूम एवं हथकरघा बोर्ड का भी गठन किया। सरकार ने ऐतिहासिक इमारतों एवं प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए
भी कानून बनाए तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थलों का भी संरक्षण किया गया। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की हितों की रक्षा के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, यानी कि जो अनुसूचित जातियों और जनजातियां थी उनके लिए भी उनके हितों की रक्षा के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। इन्हें सरकारी नौकरियां, राजनीतिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई ताकि इन्हें सामाजिक न्याय प्रदान किया जा सके। तो इनसे क्या होगा, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति है, उनको इनसे सामाजिक न्याय प्रदान हो और ये अपना विकास कर सके तथा इन वर्गों के अधिकारों के लिए कई प्रकार के कानून बनाए गए तथा ये जो वर्ग है, ये जो पिछड़ा वर्ग है, इनके अधिकारों के लिए कई प्रकार के कानून बनाए गए ताकि सामाजिक उत्पीड़न का रोका जा सके, यानी कि जो सामाजिक उत्पीड़न है उसको रोका जा सके। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, मतलब बहुत से लोग ऐसे करते हैं, जाति धर्म को लेके भेदभाव करते हैं, तो उनकी ये जो पीड़ा है, ठीक है, उनको खत्म किया जा सके। ग्राम पंचायतों के गठन तथा इनमें इन वर्गों को आरक्षण देकर उनके सशक्तिकरण किया गया। कई प्रकार के कार्यक्रम जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र का विकास कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, स्वीकृति ग्रामीण विकास कार्यक्रम, रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, जिससे लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक समावेश में महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की। ठीक है, तो ये देखिए आप स्टूडेंट के नीति निर्देशक सिद्धांत कितने महत्वपूर्ण है और केवल राज्य ही इनको लागू करके अपने समाज का, अपने राज्य का विकास कर सकता है। तो बहुत से राज्यों में ये शुरू हो चुका है नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनसे राज्य का विकास भी हो रहा है और लोगों का भी। फिर आता है नीति निर्देशक सिद्धांतों की सीमाएं बताएं। ठीक है, उनकी क्या सीमाएं हैं। सबसे प्रमुख सीमा सिद्धांतों की ये है कि राज्य उन्हें कानून तौर पे लागू करने का बाध्य नहीं करेगा, यानी कि इनकी जो एक सीमा जो महत्वपूर्ण है कि अगर कोई राज्य इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं कर रहा है तो कानून उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसके बावजूद कि राज्य की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि इन्हें लागू करे, और क्योंकि इन्हें संविधान में शामिल किया गया है, लेकिन ये उस राज्य का ये नैतिक जिम्मेदारी है, उनका ये महत्व बनता है कि वो इनको लागू करे क्योंकि ये संविधान में शामिल किए गए हैं। ये सिद्धांत नियोजित नहीं होने की वजह से राज्य पर ज्यादा दबाव नहीं होता कि वंचित वर्गों के लिए कार्य करे तथा हमेशा विशिष्ट वर्गों के दबाव में कार्य करता है। क्योंकि ये जो सिद्धांत है ये न्यायोचित नहीं है, गैर न्यायोचित है। इनको ना कानून इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, ना तो इसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। अगर कोई चीज इसको कुछ कर सकती है तो राज्य ही केवल इन सिद्धांतों को लागू कर सकती है। ठीक है, तो इसमें किसी भी राज्य पर कानूनी तौर पर कोई भी दबाव नहीं बनाया जाएगा। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने नीति निर्देशक सिद्धांतों की सीमाओं को रेखांकित किया था, खासकर उनकी गैर न्यायोचित प्रकृति को लेके। तो कुछ लोगों ने, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने ये कहा कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो गैर न्यायोचित है, इनको कानून में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इनको न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कैंटी साहा ने टिप्पणी की कि ये सीमाएं नीति निर्देशक सिद्धांतों को पवित्र इच्छाएं बनाएंगी। टीटी कृष्णचारी ने इन्हें भावनाओं का सच्चा कचरा पत्र कहकर संबोधित किया। के सतनाम संविधान सभा के एक सदस्य ने कहा कि ये सिद्धांत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद पैदा कर सकते हैं। तो कुछ जो के सतनाम जो थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये केंद्र और राज्यों के बीच विवाद पैदा कर सकते हैं और झगड़े भी हो सकते हैं तथा ये प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच दिशा निर्देश, अध्यक्ष, सहमति एवं अन्य समस्याओं के संबंध में विवाद पैदा कर सकते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इन्होंने ये शायद केंद्र और राज्य के बीच में भी विवाद कर सकते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में भी विवाद पैदा कर सकते हैं। फिर आता है आपका राजनीति के निर्देशक तत्व। राजनीति के निर्देशक तत्व एक प्रकार के आदर्श अथवा शिक्षाएं हैं, यानी कि जो राजनीति के जो निर्देशक सिद्धांत है एक प्रकार के आदर्श हैं, शिक्षाएं हैं जो आपको ये याद दिलाते हैं कि आपको अपने राज्य के लिए क्या करना है, जो प्रांत सरकार के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। यानी कि ये सिद्धांत क्या करते हैं, एक तरह से जो प्रांत है, जो प्रांत की जो सरकार है, उनको ये याद दिलाते हैं कि तुम्हें किस मार्ग में, ठीक है, किस मार्ग में आपको अपने राज्य का विकास करना है।
ये सिद्धांत देश का प्रशासन चलाने के लिए आधार है। यानी कि ये जो सिद्धांत है देश का प्रशासन चलाने के लिए ही उनके मेन उद्देश्य है। इनमें व्यक्ति के कुछ ऐसे अधिकार हैं जो शासन के कुछ ऐसे उत्तरदायित्व दिए गए हैं, तो इसको लागू करना राज्य का कर्तव्य माना जाता है। लेकिन इसका जो लागू जो इनको करेगा वो सिर्फ राज्य ही कर सकता है, उनका ही कर्तव्य है। इन सिद्धांतों को न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, इन सिद्धांतों को न्यायालयों के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कोई राज्य इनको लागू नहीं कर रहा है तो कोई भी नागरिक न्यायालय में जाके इनको बोल नहीं सकता कि हमारे राज्य में ये सिद्धांत लागू नहीं किए जा रहे हैं। जिनको हमारे संविधान निर्माताओं ने देश में आर्थिक लोकतंत्र लाने के लिए संविधान में रखा था। तो ये जो संविधान निर्माता ये चाहते थे कि अगर हम राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में डाल दें तो इससे समाज का विकास होगा, आर्थिक लोकतंत्र होगा। ठीक है, तो उनका मेन जो उद्देश्य था वो यही था। फिर आता है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल अधिकार एक तुलना। यानी कि स्टूडेंट्स अब हम जानेंगे कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है और मूल अधिकार है इनमें क्या अंतर है। तो पहला अंतर जानते हैं, मौलिक अधिकार न्याय योग्य तथा निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है। निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है जबकि मौलिक अधिकार न्याय योग्य है। तो इस लाइन का अर्थ ये है स्टूडेंट्स, अगर किसी व्यक्ति को उसके नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं मिल रहे हैं तो वो न्यायालय में जाके न्याय नहीं मांग सकता, बल्कि मौलिक अधिकार जो है अगर उनसे उनके कोई मौलिक अधिकार छीन रहा है तो उसके लिए वो न्याय में जा सकता है। मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति से मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं तो वो न्यायालय के द्वारा लागू हो सकते हैं, जबकि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। अगर उनको कोई लागू कर सकता है तो वो केवल राज्य ही। यदि सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते तो नागरिक सरकार की उस कार्य के विरुद्ध न्यायालय में जा सकता है। यदि अगर कोई सरकार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वह नागरिक न्यायालय में जाकर अपील कर सकता है और अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकता है। इसके विपरीत यदि सरकार निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन करती है तो नागरिक न्यायालयों के पास नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये है, अगर कोई भी राज्य सरकार नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन कर रही है तो नागरिक न्यायालयों के पास नहीं जा सकता। मौलिक अधिकारों का स्वरूप निषेधात्मक है जबकि निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक है। मौलिक अधिकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं उनकी शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं, वह उनको कोई विशेष कार्य करने से मना करते हैं। उदाहरण स्वरूप मौलिक अधिकार सरकार को आदेश देते हैं कि वह नागरिकों में जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। तो मौलिक अधिकार ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति या फिर किसी नागरिक के साथ उनके जाति, धर्म, रंग को लेके कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। मौलिक अधिकार की विपरीत निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक है। जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो मौलिक अधिकारों से बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही विपरीत है। वो कैसे? यह सरकार को निश्चित कार्य करने का आदेश देते हैं। उदाहरण स्वरूप सरकार ऐसी नीति अपनाने को देते हैं देश के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा तथा बेरोजगारी की समाप्ति हो सके। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो केवल इसलिए है ताकि जो लोग बेरोजगार है, ठीक है, उसकी समाप्ति हो, एक नागरिक अच्छा जीवन जी पाए। ठीक है, और जो मौलिक अधिकार है वो केवल व्यक्ति के विकास के लिए ही है ताकि वो हर काम करने से स्वतंत्र हो, लेकिन उस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति से और निर्देशक सिद्धांत समाज से संबंधित। तो मौलिक अधिकार मुख्यतः व्यक्ति से संबंधित है। यानी कि जो मौलिक अधिकार है वो व्यक्ति से संबंधित है और उनका उद्देश्य केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है। और जैसा मैंने आपको बताया, मौलिक अधिकार केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना ही है। मौलिक अधिकार ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं जिनमें व्यक्ति अपने में ही निहित गुणों का विकास कर सके, परंतु निर्देशक सिद्धांत समाज के विकास पर बल देते हैं। लेकिन जो निर्देशक सिद्धांत है वो समाज के, ठीक है, अगर हमें समाज का विकास करना है तो उस पर बल देते हैं और इनको लागू करने से समाज का विकास होता है। अनुच्छेद 38 में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य ऐसे समाज की व्यवस्था करेगा जिससे सभी को सामाजिक व आर्थिक न्याय मिले। तो अनुच्छेद 48 में ये कहा गया है कि समाज एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें सभी व्यक्तियों को सामाजिक से लेकर राजनीतिक से लेकर आर्थिक से लेकर न्याय मिल सके। फिर आता है
मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र है, परंतु निर्देशक सिद्धांतों का आर्थिक लोकतंत्र है। देखते हैं क्या है ये। मौलिक अधिकारों द्वारा जो अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं वे देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। यानी कि जो मौलिक अधिकार नागरिकों को जो दिए गए हैं वो देश में एक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। बल्कि अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता को वर्णन किया गया है जो कि राजनीतिक लोकतंत्र की आधारशिला है। तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है जो मौलिक अधिकारों में इनका वर्णन है, परंतु राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में जो सिद्धांत दिए गए हैं उनका लक्ष्य है आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है ताकि राजनीतिक लोकतंत्र को सफल बनाया जा सके। मौलिक अधिकार प्राप्त किए जा चुके हैं जबकि निर्देशक सिद्धांतों को अभी लागू नहीं किया गया। मौलिक अधिकार लोगों को उनके जन्म के साथ ही उनको मिल जाते हैं जबकि निर्देशक सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से नहीं दिया गया है। ये निर्देशक सिद्धांत ऐसे आदर्श है इनको प्राप्त करना सरकार का लक्ष्य है। ठीक है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा आदर्श है जिनको सरकार को लक्ष्य करना बहुत ही जरूरी है जिससे समाज का विकास हो, राज्य का भी। दोनों के बीच यदि विरोध हो तो इसको भी लेकर, अगर मान लो अगर दोनों के बीच विरोध हो रहा है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक के बीच में विरोध हो रहा है तो क्या करेंगे? तो मौलिक अधिकार का नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू कर्तव्य है। यानी कि जो मौलिक अधिकार है उनका जो निर्देशक सिद्धांत से प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जो निर्देशक सिद्धांत है उनको लागू करना बहुत ही महत्वपूर्ण उनका कर्तव्य है, परंतु ऐसा करते हुए राज्य किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो उसका कहना ये है, अगर कोई राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू कर रहा है तो उन सिद्धांतों को लागू करते समय वह सरकार ये याद रखे कि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो। ठीक है, एक मुकदमे में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य को ये निर्देशक सिद्धांतों के उचित पालन के लिए कानून बनाए, लेकिन उसके द्वारा बनाए गए कानूनों से मौलिक अधिकारों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि राज्य अपने नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू तो करे, लेकिन ऐसे लागू करे जिनसे लोगों के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कोई भी हानि ना पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर फिनिश होता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को बजाना ना भूलें। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इन वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और कोई भी टॉपिक्स आपको स्टूडेंट समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।